देखो इंग्लिश जो है शुरुआत से अगर आप पढ़ोगे, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, और ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी भाषा आप भी सीखते हो तो भाषा को हम हमेशा से यही कहते हैं हमेशा कि बैरियर नहीं बनाया करो भाषा को। सब हमें इंग्लिश नहीं आती, या हमें हिंदी नहीं आती, या हमें कोई भाषा नहीं आती, या संस्कृत नहीं आती, तो वो उसको केवल आपको उस तौर पर पढ़ना है कि आपके पेपर में काम चल जाए और चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ, बस इतना होता। तो कोई भी भाषा आप सीखोगे, सबसे पहले भाषा सीखने से पहले उसकी वर्णमाला सीखी जाती है। वर्णमाला समझते हो ना, एल्फ़ाबेट्स, हाँ, छोटा बड़ा या ABCD, अब इन भाषा के हिसाब से। उर्दू सीखोगे तो अलिफ बे ते सीखना पड़ेगा, हाँ। गणित सीखोगे तो 1 2 3 सीखनी पड़ेगी सबसे पहले, है ना। तो उसी तरह से इंग्लिश जब सीखते हो तो अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं। अल्फ़ाबेट सबको पता है कितने होते हैं? 26, A से लेकर Z तक, जिनमें 2 हिस्सों में होते हैं, स्वर और व्यंजन के हिसाब से होते कि नहीं। स्वर और व्यंजन के हिसाब से मतलब कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स आपको पता है 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कौन कौन से? A E I O U, बेसिक जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, और B से लेकर इन सबको छोड़कर Z तक जो आएंगे वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जो नई चीज़ आपको सीखनी है वो पेपर में पूछी जाती है, वो देखो क्या। अब ये तो हो गए गिनने के आधार पर या जो आपने पढ़े अभी तक वो वाला कॉन्सोनेंट। जबकि साउंड के बेस पे देखोगे तो आप अल्फ़ाबेट होते हैं 44 इंग्लिश में। किसके बेस पे? साउंड के बेस पे, या बोलने के आधार पर बोलोगे कितने तरीके से, तो देखो 44 होते हैं सबसे ज़्यादा। ये क्यों जरूरी है कि ये पिछली बार के सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कितना जरूरी हो सकता है आप समझो। क्या पूछा गया था कि साउंड के बेस पे कितने जो हैं वॉवेल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कुल मिला के कितने होते हैं? 44। कौन कौन से? देखो 20 होंगे वॉवेल्स और 24 होंगी कॉन्सोनेंट। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, आपके सामने पेपर है, आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है उसमें। कौन सा? देखो तीसरा चौथा क्वेश्चन ही था। द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली। अब ऑप्शन दिए हैं आपको, तो जितने ऑप्शन थे सबसे अच्छी बात ये थी कि उन ऑप्शन में 5 और 21 नहीं था। सबसे अच्छी बात उसमें क्या थी? और गलत खराब बात भी, अच्छी बात भी, कि 5 21 नहीं है। तो आप अगर 5 21 होता तो लगभग 5 21 लगा के आते। अब 5 21 नहीं है तो हम क्या लगा दें? ऑप्शन कई सारे 22 हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि सबका जो सम था जोड़ने पे वो 44 था। इसका मतलब इतना समझ में आ गया कि कितने होते हैं? 44। 44 में किस तरह से होते हैं कि 20 होते हैं वॉवेल्स यानी स्वर और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट। याद रखोगे आप किस तरह से कि 21 तो कॉन्सोनेंट थे ही, हाँ, 3 कॉन्सोनेंट और बढ़ जाएंगे। कौन से जैसे बढ़ जाते हैं? जैसे SH होता है, एक होता है कि नहीं, इसको भी तो अपन व्यंजन में पढ़ते हैं। उसका TH है, DH है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो ये दो जो पेयर बन जाते हैं, इनको भी अपन किस में पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट में ही तो पढ़ते, हाँ। तो ये भी यहाँ चले जाएंगे तो 24 हो गए। बाकी यहाँ कितने हो गए? ये भी कई सारे हो जाते, जैसे EE, OO हो जाते, AE, AU होते कि नहीं, AW। इस तरह से सब साउंड के आधार पर कितने हो जाएंगे? 20। और यहाँ साउंड के आधार पर कितने हो जाएंगे? 24। ये सबसे जरूरी क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया, अब आपसे कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो कुल मिला के अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 21, लेकिन साउंड के बेसिस पे कितने होते? 44। कितने? 20 वॉवेल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स, 20 स्वर और 24 व्यंजन। तो ये बेसिक था बिल्कुल। अब जैसे इस तरह से जैसे हिंदी में है कि अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। तो यहाँ भी इनसे मिलके अल्फाबेट से मिलकर क्या बनेंगे? वर्ड बनेंगे। वर्ड भी मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे हिंदी में होता है सार्थक समूह क्रम, सार्थक क्रम होना चाहिए, ऐसे सब सार्थक शब्द बने। इसी तरह से इनमें तो शब्द बन जाएंगे। शब्द 2 तरीके से होंगे, एक ऐसा शब्द होगा कि एक बार में पढ़ लोगे आप, एक ऐसा शब्द होगा जो 2 बार में पढ़ पाओगे। तो इन सिलाइबल्स बोला जाता है, शब्दांश। क्या बोला जाता? सिलेबल्स बोलते, कोई सिलाइबल्स बोलते, ठीक है। तो शब्दांश जो एक बार में पढ़ें, और जैसे ब्यूटी है तो एक बार में पढ़ोगे, ब्यूटी एक बार में सीधा पढ़ा जाएगा। जबकि ब्यूटीफुल पढ़ोगे तो ब्यूटीफुल 2 हिस्सों में, है ना। तो शब्दांश कहलाते सिलेबल्स। उनका काम जो है सिलाइबल्स का, आगे पता चलेगा आपको डिग्रीज में जहाँ पे, ठीक है। फिर आप क्या सीधे उनसे बन के क्या बनेंगे? सेंटेंसेस। वर्ड्स का एक क्रम होगा, सार्थक क्रम होगा, उससे मिलके क्या बनेगा? सेंटेंस या वाक्य बनेगा। पता है ना, शब्दों का सार्थक क्रम या समूह क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस। पिछली बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, वो रखा आपके सामने सुपर टेट का पेपर। 10 नंबर की इंग्लिश आनी है, 10 में से 3 नंबर और 4 नंबर इसी पेज में है। इतनी सी क्लास, जितना भी क्लास जी है, 3 नंबर आपके यहीं पे हैं, बाकी 2-3 नंबर कल वाली क्लास, परसों वाली क्लास में हो जाएंगे। तो 10 नंबर का जो पेपर आया था वो आपके सामने रखा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंस, तो बेसिकली 5 तरह के सेंटेंस होते तो कई तरीके के हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ोगे। वैसे बेसिकली 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है असर्टिव सेंटेंस।
कौन सा? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस या सीधा सीधा स्टेटमेंट, सीधी बात को कह देना, कथन जैसे कहोगे, साधारण वाक्य, ठीक है। लेकिन वो भी दो तरीके का होता है, फुल स्टॉप पे खत्म होता है ज़्यादातर क्या, हमेशा फुल स्टॉप पे ही खत्म होगा साधारण वाक्य स्टेटमेंट। दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, या तो अफर्मेशन वाले होते हैं या नेगेशन वाले, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जिन्हें ऐसी बात जो सीधी बात है और स्वीकारी जाए, या सकारात्मक जिसे कहो, ठीक है। एक होता है निगेशन वाला या नेगेटिव, जिन्हें जिसपे नकार दिया जाए, नेगेटिव वाले, जैसे नो, नॉट, नेवर, इस तरह के शब्द उसके बीच में होंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, दूसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेशन वाले या इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिन्हें कहा जाता है। इंटेरोगेट करने का मतलब होता है प्रश्न पूछना, है ना। तो इनकी पहचान क्या है, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। पहचान है इनकी कि फुल स्टॉप पे, सॉरी क्वेश्चन मार्क पे खत्म होंगे ये, ठीक। दो तरीके के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव को अपन यस नो टाइप भी कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, या ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं, या लिंकिंग वर्ब से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वर्ब्स की फॉर्म है ये, हम आपको जब वर्ब पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक। दूसरा डबल इंटरोगेटिव होते हैं, या उन्हें WH टाइप कहते हैं। WH टाइप मतलब जैसे व्हाट से शुरू हो जाए, वैन से शुरू हो जाए, हु से शुरू हो जाए, भाई से शुरू हो जाए, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो डबल इंटरोगेटिव या WH टाइप कहलाते हैं, ठीक है। हु आर यू, व्हेन आर यू कमिंग, है ना, ये सब तरह के। फिर होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन लोग, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल इससे बेसिक से ये होगा कि आपका कोई क्रम नहीं बिगड़ेगा, किसी भी चीज़ को हम हमेशा कहते हैं कि क्रम से पढ़ो, इसी वजह से कि चीज़ें आपकी कभी भी भूलोगे नहीं और ना रटनी पड़ेंगी, है। सबसे पहले क्या किया, सीधी बात कही, फिर पूछी, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस का वैसे आप समझते हो कि आज्ञा सूचक वाक्य, लेकिन उसमें आज्ञा ना आगे केवल सारी चीज़ें आती हैं, कमांड भी आता है, ऑर्डर भी आता है, रिक्वेस्ट भी आती है, सजेशंस भी आते हैं, एडवाइजेस भी आती हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि सब्जेक्ट जो है वो हिडन रहता है, छुपा हुआ सब्जेक्ट होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि इनमें सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है, दिखेगा नहीं आपको, है। और उसके बाद और इसकी मेन पहचान क्या है कि वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस इतना सा सेंटेंस होता है बेसिकली। उसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएं तो अच्छी बात है, अदर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना इसकी पहचान होती है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। और हो किसी भी फॉर्म में सकता है, ऑर्डर की फॉर्म में हो सकता है, रिक्वेस्ट की फॉर्म में हो सकता है, सजेशन की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और उसका चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मेन मतलब होता है विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक, ऐसी बात जो अचानक हो जाए या सडन एक्शन को दर्शाए। ऐसा सेंटेंस जो सडन एक्शन मतलब अचानक कोई घटना को दर्शाए, वो क्या कहलाता है, वो अचानक घटना कुछ भी हो सकती, या तो दुख हो सकता, या हैप्पीनेस हो सकती, या कुछ शाबाशी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे शब्द भी होते हैं कुछ, अलाश, हुर्रे, आह, ओह, इस तरह से ETC, और उनके तुरंत बाद क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा होता है, ठीक है। ज़्यादातर, कभी कभी क्या होगा पूरा एक सेंटेंस एक्सक्लेमेशन, यानी सीधी बात एक बात याद रखनी है कि सडन एक्शन को दर्शाएगा, अचानक से कोई घटना को दर्शाए, या अचानक से कोई चीज़ देख के आपको क्या हो, आपके अंदर भावनाएं आए, इंटरजेक्ट करे आपके अंदर, तो इंटरजेक्शन में पढ़ेंगे फिर उसको अलग से, ठीक है। तो वो होता है विस्मयादि सूचक या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। फिर लास्ट और आपका है वो कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है इच्छा सूचक सेंटेंस। इसमें भी पहचान क्या है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, लेकिन वो होगा पूरे सेंटेंस के बाद, या इच्छा दर्शाई जाएगी। आप खुद सेंस निकालोगे, यहाँ सडन एक्शन दर्शाई जाएगी और यहाँ पर इच्छा, जैसे किसी को आशीर्वाद देना या किसी के लिए विश करना है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, हाँ, मे लक फेवर्स यू, या कुछ तरह अपन क्या करना है, किसी के बारे में अपनी इच्छा जतानी है या प्रार्थना करनी है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे कौन सा सेंटेंस माना जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि ये देखो, इसमें हमने एक पहचान निकाल के रखी है कि सेंटेंस के बाद अधिकतर होगा, इसमें अधिकतर कहाँ होगा, वर्ड के बाद, ऐसा, लेकिन ऐसा हमेशा निश्चित नहीं है। इसमें भी सेंटेंस के बाद हो सकता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट लिख के आ जाए, तो वो भी क्या है, एक एक्सक्लेमेशन वाला है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, है ना, इस तरह से। तो ये भी देखो यहाँ पर इस टाइप ऑफ सेंटेंस में से भी एक क्वेश्चन आ रखा है पेपर में। क्या क्वेश्चन था, देखो आपके सामने ही है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस दिए गए थे, 4 सेंटेंस दिया गया था, 1 और 4 ऑप्शन। हाउ वेल शी सिंग्स। अब देखो यहाँ पर आपका जो है, हो सकता है आपको लगे कि क्वेश्चन था हाउ वेल शी सिंग्स, ये भी 69,000 जो वैकेंसी हुई थी आपकी, उसका सेंटेंस है। बताओ जरा कौन सा, किस प्रकार का सेंटेंस है ये, हाउ वेल शी सिंग्स। तो किसमें इन 5 प्रकार की सेंटेंस है आपके पास, किस तरह का सेंटेंस है? इतना आपको समझ में आया है कि एक्सप्लेनेशन लगा है कि नहीं?
और एक्सक्लेमेशन किसके साथ लगता है, या तो ऑप्टेटिव के साथ या फिर एक्सक्लेमेटरी के साथ। तो ऑप्टेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इच्छा थोड़ी ना है, ये एक्सक्लेमेशन ही तो है। आपको देख सुन के क्या लगा है, चौक गए आपकी, कितना अच्छा भगाती है ना। आप किसी से कह रहे हो तो इस ये किस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किस प्रकार का सेंटेंस है, देखो उसमें ऑप्शन भी दिए थे, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इंटेरोगेटिव है नहीं, इम्पेरेटिव है नहीं क्योंकि साइन लगा है, और वैसे भी साइन लगा है तो कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो 2 तरह के क्वेश्चन हो गए देखो अभी केवल 2 टॉपिक पढ़ने से, है ना। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना होता है, आप उसको बहुत ज़्यादा बना लेते हो कि नहीं सर इंग्लिश आनी है और हमें इंग्लिश आती नहीं, हम छोड़ के आते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि हम इंग्लिश छोड़ ही के आ जाते हैं। तो इंग्लिश छोड़ के नहीं आनी है ना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ के जाओ। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होगे तो 10 में से 3-4 क्वेश्चन करके आओगे, इतनी बहुत ज़्यादा वो नहीं आती। और आप पढ़ के भी जाओगे तब आपके 8-9-10 क्वेश्चन जितने भी होंगे, 9-10 क्वेश्चन तो 8-9 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। एक आध क्वेश्चन वोकैब का चला जाता है या किसी चीज़ का चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये टाइप ऑफ सेंटेंस समझ में आ गए 5। हाँ, इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जितने भी सेंटेंस आप समझ गए ना, पहचान समझ गए सबकी, ये पहचान है मेन, इसी से आप समझ पाओगे कि किस तरह का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। फिर इसी के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ हमें। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल लो कि हमने बताया हमेशा लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना दिमाग में, समझ रहे ना, बाधा ना बनाए उसको कि नहीं सर हमें ये वाली लैंग्वेज आती नहीं है, संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कुछ भी हो, चीज़ों को जोड़ के पढ़ोगे, कनेक्ट करके पढ़ोगे, हमेशा होगा। हिंदी को इंग्लिश से जोड़ो, इंग्लिश को हिंदी से जोड़ो, और हिंदी को संस्कृत से जोड़ो, संस्कृत को हिंदी से जोड़ो, तब जाके लैंग्वेज आपको आसान लगेगी। क्योंकि आपको केवल एग्जाम के लिए पढ़ना है, और ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको जीवन भर काम में आएंगी। हाँ, क्योंकि बेसिक है ना, बेस है, फिर आप कुछ भी करते रहो, है ना। जैसे आपने मान लो पिलर्स अच्छे खड़े कर रहे हैं ना अपने मकान के, फिर आप चाहे उसमें हॉल बनाओ चाहे कमरे बनाओ, समझ रहे ना, या उसको खुला छोड़ दो, लेकिन पिलर्स जो होंगे वो मजबूत, फिर उस पर सीधा सीधा छत डाल सकते हो आप, वो ऊपर भी बना सकते हो, नहीं कि नीचे बनाओ तभी ऊपर बनाओ, क्योंकि ये पिलर्स ही हैं। देखो शुरुआत है बिल्कुल, ये यहाँ से चाहे टाइप ऑफ सेंटेंस हो चाहे वर्डमाला हो, ठीक है। उसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्या, पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ हमने सेंटेंस की टाइप पढ़ ली है कि एक सेंटेंस कितने तरीके का हो सकता, उसी तरीके से अब उस सेंटेंस के कितने हिस्से होंगे। जैसे इंसान देखोगे तो कितने तरीके के इंसान हैं संसार में, या कह लो इंसान की कितनी प्रजातियां हैं, 2 प्रजाति, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, है ना। उसी तरह से अगर एक इंसान को उठाया जाए तो उसमें इससे कैसे निकलेंगे, बॉडी पार्ट जैसे होते हैं, इसी तरह से सेंटेंस के पार्ट होते हैं क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पढ़े होंगे आपने, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, हर एक किताब ग्रामर की बुक का सबसे पहला लेसन यही होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, होता है कि नहीं, और दूसरा होता है पार्ट ऑफ स्पीच, होता है कि नहीं। तो बस पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस के भाग, एक सेंटेंस में 2 हिस्से होते हैं मेनली, कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं वाक्य के भाग, पढ़ाए हमने शायद आप लोगों को, है ना। तो उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में बात करी जाए, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, ठीक, मेनली नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेडिकेट, अब जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, जो कहा जाए वो कुछ भी कहा जाए, कुछ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कुछ अच्छाई बुराई जो भी बताएं, वो सब किस में जाएगा, विधेय में। कुल मिला के सब्जेक्ट जो रहेगा वो जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट रहेगा, बाकी सब कौन चला जाएगा, प्रेडिकेट के अंदर, ठीक है। अब प्रेडिकेट में देखो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि अपन को अभी तक पढ़ा है हमने कि पहले जो आपको दिख जाए वो आपका क्या है, सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। लेकिन ऐसा हमेशा सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है सेंटेंस में, ऐसा निश्चित नहीं है कि आगे ही हो, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, या राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम हो जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट, हाँ, और इज़ अ गुड बॉय हो जाएगा प्रेडिकेट। ये आप तक पढ़ते आओ, लेकिन जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो हो वो आगे ही हो, सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता, सब्जेक्ट पीछे भी हो सकता है, या एक से बड़ा सब्जेक्ट भी हो सकता। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने ये है, ये एग्जांपल हमने अपने मन से नहीं लिया, ये भी पिछली बार के पेपर में आया हुआ है। देखो ये लिखा, क्वेश्चन क्या था आपका, ये फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन यही था कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। क्या मतलब हुआ कि पहाड़ की चोटी पर कौन रहते हैं, संत रहते हैं। हर्मिट मतलब होता है संत, ठीक है। तो यहां आपको सब्जेक्ट बताना है, तो अब यहां बताओ भाई, अब बताओ क्या सब्जेक्ट होगा, किसके बारे में बात हो रही है, कौन रहता है, संत, तो क्या होगा, अ हर्मिट सब्जेक्ट होगा, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होगा, प्रेडिकेट। बात समझ में आई। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते थे, अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अगर आप वैसे लिखोगे कि आगे सब्जेक्ट करना है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको देंगे तो वैसे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ हर्मिट हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो ये नहीं होगा कि सब्जेक्ट जो हो बीच, सॉरी आगे ही हो, बीच में भी हो सकता, पीछे भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आप क्रम को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है।
दूसरा सेंटेंस हमने अपने मन से लिखा था वी ऑल आर सिनर्स, क्या मतलब कि हम सब क्या हैं, पापी। हाँ, इसका सेंटेंस निकल गया, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ पाप करते हैं, ये कहने का मतलब एक कहावत टाइप है। तो वी ऑल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और आर सिनर्स क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट, इस तरह से। अब अपन देखोगे और सेंटेंस ले लो, आ गुड बॉय केम टू मी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आ गुड बॉय पूरा, सब्जेक्ट एक से बड़ा भी हो सकता है, और केम टू मी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब इसका इस सेंटेंस लिखने का मतलब एक ही उद्देश्य था कि सेंटेंस सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। कैसे कि आ गुड बॉय पूरा सब्जेक्ट है, तो इसमें आ हो गया, ये ए एन और दा, इस तरह के ये डिटरमाइनर होते हैं, क्या होते हैं, डिटरमाइन कर देंगे, तो डिटरमाइनर हो गया ये। गुड और बैड या टॉल वॉल ये सब क्या हो गए, हाँ, क्वालिफायर्स हो गए, ये क्या हो गए, क्वालिफाई कर रहे हैं ना किसको, लड़के को, या जिन्हें आप एडजेक्टिव कह सकते हो, क्योंकि नाउन, और लड़का क्या हो गया, नाउन। तो बेसिकली पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट किससे है, ये क्वालिफाई डिटरमाइनर है, ये क्वालिफायर है, और ये नाउन है, समझ रहे हैं ना। उस तरह से केम टू मी पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। इसी तरह से एक सब्जेक्ट और ये को सेंटेंस लिखा था हमने, शोभा गिव अ बिग बुक टू हर, शोभा ने उसे एक पुस्तक दी, तो यहाँ पे शोभा क्या होगी, सब्जेक्ट, और गिव अ बुक टू हर ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। अब इसको लिखने का उद्देश्य ये था कि प्रेडिकेट के भी हिस्से होते, प्रेडिकेट के हिस्से का मतलब प्रेडिकेट में भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आ बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टू हर हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या आप कह लो सीधी सीधी बात याद रखने का क्या, कि जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जाता है, और जो सजीव वस्तुएं होती हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है, कि निर्जीव वस्तुओं को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सजीव वस्तुओं को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, इस तरह। तो ये हो गया आपका किसके हिस्से, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के भी भाग कितने हो सकते हैं वो आपको बता दिए गए। बात समझ में आ रही, हाँ, बहुत आसान चीज़ है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो, अगर आप सोचोगे नहीं सर हमें इंग्लिश नहीं करना है, कि नहीं साहब इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश पढ़ी नहीं है इसलिए नहीं आती है। इसके पहले कितनी सारी चीज़ें थी जो आपको नहीं आती थी, पढ़ने के बाद आई कि नहीं आई। बचपन में तो छोटा बड़ा भी नहीं आते थे, पढ़े तो आए। ABCD भी नहीं आती थी, पढ़े तब आए, तब ये भी पढ़ा भाई, पढ़ते तो आए हो ना अभी तक सब चीज़ें। आप देखोगे किसी भी किताब को उठा के देख लेना ग्रामर की, उसमें सबसे पहले यही चीज़ मिलेंगी आपको बेसिक्स में या एकेडमिक में। आप देखो 6 की किताब, 7 की किताब, है ना, 1 to 5 ज़रूरत के हिसाब से चीज़ दे दी। बस यहाँ पर आके उनको अपडेट कर दिया जाता है, कि वहाँ पर आपको एक फिक्स नॉलेज दिया जाता है एकेडमिक में, यहाँ आते आते आपको उसी चीज़ नॉलेज को अपडेट कर दिया जाएगा। हो सकता है उनमें पिछली चीज़ें जो आपने पढ़ी थी उनमें कुछ चीज़ें गलत निकल जाएँ, यहाँ आके मतलब गलत ना करके उन्हें अपडेट कर दिया जाए। जैसे फ़ोन को अपडेट करा जाता है कि पिछले वाले में कुछ खराबी थी, इस वजह से हमने उसको अपडेट कर दिया, यही चीज़ें होती है यहाँ पे। तो आप किसी भी चीज़ को बैरियर बना के चलोगे लैंग्वेज को, तो वो नहीं हो पाएगा। और समझने की बताओ, यहाँ कोई समस्या ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आया, बताओ कोई समस्या है, बताओ। इतना सब पढ़ा है आप लोगों ने, अब आपको लगेगा देखो सीखने वाली चीज़ें, इतना आपको पता था, इतना आपको सीखना है, ठीक है, इतना आपको पता था, बस थोड़ी चीज़ें ये, जैसे ये नई चीज़ सीखने को मिल गई या ये नई चीज़ सीखने को मिल गई, यहाँ पर इतना आपको पता था, इतना नया सीखने को मिल गया। तो उसी चीज़ में अपडेटेशन होना है, या अपडेट करोगे आप उसको, है ना। तो किसी भी चीज़ को बैरियर ना बनाओ, और अपना भाषा है, भाषा को भाषा की तरह ही पढ़ो, समझ रहे ना। तो ऐसे रोज़ आपको 1-1, 2-2 टॉपिक इस तरह से दिए जाएंगे, जिससे आपको समस्या भी ना हो समझने में, और इंग्लिश की इंग्लिश आपकी हो जाए, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो बना सकते हो।